हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। जिस प्रकार यहाँ पर सेव है, फल है और गाजर है, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है मेरे दोस्त। ठीक है, और भी प्रश्न है, जैसे 21 का रिलेशन जिस प्रकार 445 के साथ में, उसी प्रकार 24 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा कर, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इसके जगह पर कौन सा लेटर आएगा यही बताना है। ठीक है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 60 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 59 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने है कि क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा, हम लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, 12 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक टोटल विषम दिन तुम काउंट कर लो। देखो, सबसे पहले महीना है अगस्त का, उसके बाद है सितंबर का। ठीक है, तो अगस्त और सितंबर दोनों महीना में तुम विषम दिन काउंट कर लो। अब देखो मेरे दोस्त, अगस्त जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, जिसमें से 12 दिन हमने यूज कर लिया है। कैलेंडर का रूल क्या है, पहला महीना में हम लोग लिखते हैं बची हुई तारीख, दूसरी महीना में हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख, यानी लास्ट में हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख, आप पहले लिखते हैं बची हुई तारीख। तो अब देखो, अगस्त में हम लोग बची हुई तारीख लिखेंगे। अगस्त महीना होता है 31 दिन का, तो 31 में से 12 को हम घटा देंगे तो 19 दिन बचेगा। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त, अगस्त में हम लोग 19 दिन अभी लिखेंगे। और सितंबर में कितना लेंगे, सितंबर में लेंगे 26, क्योंकि 26 दिया हुआ है। कैलेंडर का रूल है कि पहला महीना में लिखते हैं बची हुई तारीख और लास्ट महीना में लिखते हैं दी गई तारीख। पहला महीना अगस्त था, इसीलिए बची हुई तारीख 19 दिन, लास्ट महीना सितंबर था, इसीलिए दी गई तारीख 26। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तुम चाहो तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 19 को 7 से भागा देकर तुम छोटा कर सकते हो, 19 को 7 से भागा देकर तुम छोटा कर सकते हो। 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, शेष बचा 5। यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 त्रिकी 21, यहाँ भी शेष बचा कितना, 5। अब इन दोनों को जोड़ लो तो 5 5 कितना, 10। फिर से 7 से भागा देकर तुम छोटा कर सकते हो, फिर से 7 से भागा दोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा शेष फल। ठीक है, और हम लोग कैलेंडर में 12 अगस्त दिया है, लेकिन हम लोग को 26 सितंबर बताना, इसका मतलब हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो सोमवार में निकाले गए विषम दिन को प्लस करेंगे 3 दिन, सोमवार में 3 दिन प्लस करेंगे। पहला दिन प्लस करेंगे तो मंगलवार, दूसरा प्लस करेंगे तो बुधवार, तीसरा प्लस करेंगे तो गुरुवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गुरुवार कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 छात्र ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। देखो, 5 दोस्त हैं जो उत्तर की तरफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो पांचों को उत्तर की तरफ बैठा दो। ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति हो गया, ये चौथा व्यक्ति हो गया, ये पांचवा व्यक्ति हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें इधर होगा क्या, जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ ताक रहा है, ऊपर उत्तर होता है, इसीलिए हमने सभी का फेस उत्तर ऊपर की तरफ बना दिया। अब देखो, जब उत्तर ऊपर है तो इसका दायां होगा इस साइड में होगा ना, और बायां होगा इस साइड में। चलिए अब क्वेश्चन को तुम बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखेंगे, एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा है। जो सी है वो पंक्ति के बीच में बैठा है, यानी 2 इधर छांट दिया, 2 इधर छांट दिया। सी कहाँ पर बैठा, सी बीच में बैठा है, तो सी बैठ गया यहाँ पर। सी के लिए बात क्लियर है कि सी जो है एकदम बीचों बीच में बैठा है, तो बीच में बैठ गया। आगे क्वेश्चन कहता है क्या, देखो, ई
ई जो है यहाँ देखो, ई डी और सी के क्रमशः दाईं और बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं? क्वेश्चन बता रहा है ई जो है डी और सी के क्रमशः दाईं और बाईं ओर बगल में बैठा है। देखो रेलवे का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और इस क्वेश्चन में चकमा पढ़ाया गया है कि देखो जो ई है ना वो डी और सी के क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है, यानी लगातार क्रम से। क्रमशः का मतलब होता है जो ई बेचारा है वो डी पहले आया तो डी के लिए दायां, और सी बाद में है तो सी के लिए बायां यूज होगा। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त जो ई है, जो ई बैठा है ना, जो ई बैठा है वो डी के दायां, पहले है डी तो इसके लिए डी के हो जाएगा दायां, और जो ई बैठा है वो डी के दायां हो जाएगा, और सी के बाद में है तो सी के लिए बाद में बाएं, सी के बाएं हो जाएगा। ई बात को समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ लिए। क्वेश्चन नहीं बोला ई डी और सी के क्रमशः दाईं और बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी जो ई बेचारा है डी के तो दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है, तो हमने इसको ऐसे बैठा दिया। अब देखो इसको कहाँ पर बैठाएंगे, इनको हिंट को उठाओ, सी के बगल में आ जाएगा ई, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डी। आगे पॉइंट क्या कहता है, बी अंतिम सिरे पर नहीं है, जो बी है वो यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब बी यहाँ नहीं बैठ सकता तो बी यहाँ पर ही बैठेगा। अच्छा बचा क्या, ए बचा, तो ये बैठ गया यहाँ पर। हमारा अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें से ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई बताइए, ए का बायां किधर है? ए का बायां है ई साइड में, तो ए का बायां तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो मेरे दोस्त सी बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऐसे बनाना होता है इस तरीके के प्रश्न को मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सेब है, फल है और गाजर है, इन तीनों के बीच में सही बैनर एक कौन सा होगा बताना है। देखो फल और गाजर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि गाजर सब्जी है, फल तो फल है। अब देखो यहाँ सेब और फल में रिलेशन है, बिल्कुल सारे जितना भी सेब होते हैं वो सारे सेब फल होते हैं, तो इसमें ऑल का रिलेशन है। अच्छा यहाँ देखेंगे सेब और गाजर में भी नो का रिलेशन है, तो इसका जो वेन आरेख बनेगा, यानी जो एप्पल है ना, जो सेब है, जो सेब है, सेब का जो वेन डायग्राम है वो फल के भीतर आ जाएगा, ये फल के भीतर आ जाएगा। अच्छा जो गाजर है, इसका गाजर का एक अलग से बन जाएगा। ऐसा वेन आरेख कौन सा है? ऐसा है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगा सेब, ये हो जाएगा फल, और ये हो जाएगा गाजर, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे बनाना होता है इस वैरायटी के प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? सी दिया है, उसके बाद में डब्लू दिया है, सी के बाद में डब्लू है, उसके बाद में ई है, उसके बाद में यू है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? देखो सी से तो डब्लू बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा का लॉजिक, ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है। इसका मतलब इसमें दो सीरीज को बनाया गया। कैसे? देखो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, डब्लू से यू बनाया गया है -2 करके। यू का डब्लू का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो 23 होता है, यू का स्थान 21 होता है। तो 21 से 23 बनाया गया है -2 करके। यहाँ देखो एक अल्टरनेट सीरीज चला है, सी से ई बना है। कैसे? सी से ई बना है कैसे? सी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 3 होता है, ई का 5 होता है, तो 3 से 5 बना है, प्लस का 2 किया गया। उसी प्रकार ई से इसके एक का छोड़कर, ई से एक को छोड़कर प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस -2 हो रहा है, इसमें +2 हो जाएगा। ई का स्थान कितना होता है? 5, 5 में 2 जुटेगा 7, और 7वें नंबर पे जो लेटर होता है वो जी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ACG का रिलेशन जिस प्रकार DFD से है उसी प्रकार CIU का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर या नंबर आएगा यही बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, इसको देखो।
सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ए, उसके बाद में सी लिखा है, उसके बाद में जी लिखा है। इनका जो रिलेशन है किन से है, डी एफ और डी से है। उसी प्रकार हम लोगों को बता देना है कि सी आई और यू जो है ना, इनका रिलेशन आगे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। सॉरी दोस्तों, चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग डी, ए से डी कैसे बन सकता है, ए से डी कैसे बन सकता है। ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, डी का स्थान 4 होता है। 1 से 4 बना है, प्लस का 3 किया गया है। सी से एफ कैसे बना है, सी का स्थान होता है 3, एफ का स्थान होता है 6। 3 से 6 बना, प्लस 3 किया गया है। अच्छा, जी से देखो डी कैसे बना, जी का स्थान होता है 7, डी का स्थान होता है 4, तो 7 से 4 बना, -3 किया गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा देंगे, यानी पहले 2 लेटर में +3 हो रहा है और लास्ट लेटर में -3 हो रहा है। ये बात को समझ रहे हैं, इस सब में प्लस का 3 हो रहा है और इसमें -3 हो रहा है, इससे लॉजिक को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सी का स्थान 3 होता है, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और छठा लेटर क्या होता है मेरे सॉरी दोस्तों, छठा लेटर क्या होता है, एफ होता है, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। अच्छा, आई का स्थान 9 होता है, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। अब 12वां लेटर एल होता है। यहाँ देखेंगे यू का स्थान 21 होता है, 21 में से 3 जाएगा 18 बचेगा और 18वें स्थान पर लेटर आर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ, एल और आर। एफ, एल और आर कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से बताना कि कौन से अलग होगा। तो देखो मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं यहाँ पर गुना 3 किया गया। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं यहाँ भी गुना 3 किया है। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं यहाँ भी गुना 3 कर रहा है। 16 3 48। ऑप्शन बी में 15 गुना 3 45। ऑप्शन डी में 14 गुना 3 42। जबकि यहाँ पर गुना 2 किया, 46 दूनी 43 दूनी 46। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात को समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल, क्योंकि सारे ऑप्शन में गुना 3 कर रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कुट भाषा में जैसे 265 को PNH, 187 को XOB और 248 को NUB लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो हमारा मिक्स्ड कोडिंग का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है 2, उसके बाद में 6, उसके बाद में क्या है 5 है। इसको उसने क्या लिख दिया है, इसको उसने लिख दिया है P N और H लिखा है। दूसरे नंबर में 187 है, देख रहे हैं 187, इसको उसने क्या लिख दिया है X O और B लिख दिया गया। एक और है यहाँ पर क्या है, एक 248 है, 2 4 और 8। इस 248 को उसने क्या लिख दिया है NUB। हमारा एक कोडिंग है जैसे 265 को कोड किया गया PNH से, 187 को XOB से, 248 को NUB से। हम लोगों को बताना है कि 4 के जगह पे क्या आएगा। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर बराबर के ई साइड में देखो, इन दोनों में देखो कि बराबर के ई साइड में भी कुछ कॉमन होगा, बराबर के उस साइड में भी कुछ कॉमन होगा। ऐसा बात नहीं है, तो इसका कंपेयर इससे कराओ और इसका कंपेयर दोनों से करा कर देखो। हम लोग देख रहे हैं इसको मान लो समीकरण 1, चाहे छोड़ दो, इससे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहला कोड है इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल यहाँ पर 2 कॉमन है, और बराबर के ई साइड में यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी देखो 2 कॉमन है ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, ये बात को समझ रहे हैं। यानी बराबर के देखो, आपको ऐसे बताता हूँ, ई साइड में भी 2 कॉमन है और ई साइड में भी 2 कॉमन है ना,
2 कॉमन यहाँ पर भी है। तो अब देखो 2 का कोड दाहिने बगल भी कुछ ना कुछ दिया होगा, इन दोनों में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। इधर 2 कॉमन था तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो यहाँ पर n कॉमन है और यहाँ भी n कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है ना। अब देखो कलर को चेंज करो, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है भाई, तो यहाँ पर 8 कॉमन है बराबर के इस साइड में, है ना। तो यहाँ पर भी इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पर बी कॉमन यहाँ पर भी है, बी कॉमन यहाँ पर भी है। इसका मतलब है मेरे दोस्त 2 का कोड क्या हो गया, 2 का कोड हो गया n। अच्छा 8 का कोड क्या हो गया, 8 का कोड हो गया बी। अब देख रहे हैं समीकरण जो तीसरा है या तीसरा लाइन में हम लोग देख रहे हैं 2 का कोड हो गया n, 2 का कोड n, 8 का कोड b, तो 4 का कोड क्या, 4 का कोड क्या हो जाएगा, 4 का कोड जो बचा क्या बचा, यूं बचा, और यूं बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूं कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो यूं ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है। देखो ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन में हम लोग करते क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। जहाँ भी ब्लड रिलेशन में पुरुष के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, अब महिला के लिए हम लोग सर्किल यूज करते हैं। ठीक है, ये बात को आप लोग समझिए। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है, ये बात को समझ रहे हैं। देखो जो एम है ना, एम की पत्नी है एक, एम की पत्नी का मतलब खाली सर्किल ही बना लो। अच्छा ये पत्नी है तो ये पुरुष होगा एम। अच्छा ये पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एम की जो पत्नी है एन की पुत्र वधू, एन की पुत्र वधू का मतलब एन के बेटा के पत्नी है, तो इसका मतलब एन यहाँ पर आ जाएगा, एन का बेटा हो जाएगा एम, एम का पुत्र वधू हो जाएगी कौन, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये खाली सर्किल, तो क्वेश्चन ने बोला है एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है, क्वेश्चन हमने बना लिया। आगे पॉइंट कहता है पी ओ का पति है, पी ओ का पति है, जो पी है वो ओ का पति है, पी ओ का पति है, ओ का पति है पी, ये पति है तो फिक्स है कि ये पत्नी होगी ओ क्या होगी पत्नी, आई पति पति पत्नी है, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर पी क्या है, ओ का पति है, ओ यहाँ पर लेडीज हो गई यानी कि महिला हो गई। अब देखो मेरे भाई आगे क्वेश्चन एक पॉइंट और है, पी ओ का पति है जो कि एम की बहन है, जो कि एम का बहन है, जो कि एम की बहन है। जो कि जो वर्ड है ना, जो कि जो शब्द है इनका यूज जानते हैं किन के लिए होता है, इनका जो यूज है सेकेंड नाम के लिए, और पी और ओ में सेकेंड नाम क्या है, ओ है, तो जो का प्रयोग ओ के लिए होगा। तो जो ओ है ना वो एम की बहन है, तो अब बना लो यहाँ पर ओ क्या हो जाएगी, एम की बहन हो जाएगी। अच्छा इनका पति क्या है, इनका पति है पी, तो पी ऐसे आ जाएंगे। हमारा ई फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से, यहाँ देखो एन का एम क्या है बेटा, एम का ओ क्या हो जाएगा बेटी, एन का एम है बेटा, एन का ओ है बेटी, अब बेटी के पति देव कौन है पी, तो एन के क्या हो जाएंगे, एन के बेटी ओ, उनके पति पी, यानी बेटी के पति को क्या बोला जाता है, दामाद बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अगर नहीं समझे तो एक बार और समझाते हैं। चलिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था पुरुष के लिए हम त्रिभुज यूज करेंगे, अब महिला के लिए सर्किल। ठीक है, इससे लिंग का मालूम चलेगा। चलो क्वेश्चन है एम की पत्नी एन की पुत्र वधू है। एम की पत्नी, एम की जो पत्नी है, मान लेते हैं एम की पत्नी ई है, पत्नी है इसीलिए इसको सर्किल बना लिए। अच्छा ये पत्नी है तो एम पुरुष हो जाएंगे, अब पति पत्नी है इसीलिए इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल हम लोग यूज करेंगे। अच्छा पत्नी कौन है ये बात नहीं बताया गया है। आगे पॉइंट है एन की पुत्र वधू है। एन की पुत्र वधू कौन है, ई वाली खाली सर्किल, तो ये पुत्र वधू बनने के लिए एन यहाँ पर आएगा, एन एम क्या होगा, एन का बेटा होगा, तभी जाके पुत्र वधू बनेगी। एन की पुत्र वधू का मतलब एन के बेटा के पत्नी। ठीक है, आगे पॉइंट है पी
ओ का पति है, जो पी है ओ का पति है। अच्छा, पी से और ओ से इनके बीच में कोई लिंक नहीं बात कर रहा है लेकिन एक पॉइंट है, पी ओ का पति है जो कि एम की बहन है। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट है, पी ओ का पति है जो कि एम की बहन है, एम की बहन है। पी ओ का पति है जो कि एम की बहन है। जो कि वर्ड का जो यूज है ना, ये सेकंड नाम के लिए होता है, और सेकंड नाम क्या है, ओ है। ओ क्या है, एम की बहन है। ओ क्या है, एम का बहन है। तो एम के बगल में आ जाएगा बहन है, इसीलिए इसको हमने सर्किल में बंद कर दे रहे हैं। ओ एम की बहन है। अच्छा, पी ओ का पति है तो पी बन जाएंगे पति देव ओ का, ओ का पति देव होंगे, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का यूज होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है पी का एन से क्या संबंध है। ये देखो, जो पी है एन का कौन है, तो एन का बेटा है एम और इसका बहन है ओ, तो इसका मतलब एन का बेटी भी हो जाएगी ओ, और इसका पति है पी, तो एन के बेटी ओ, इसका पति पी, तो बेटी के पति को क्या बोला जाता है, दामाद। इसका राइट आंसर हो गया चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है, सभी पी क्यों है। तो सबसे पहले पी का एक वन डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया पी का, सभी पी क्या सभी पी क्यों है, सभी पी क्या है, क्यों है, तो क्यों हो जाएगा यहाँ पर, सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है, तो ऐसा बनेगा। उसके बाद कुछ क्यों जेड है, क्यों का इतना हिस्सा जेड हो जाएगा, कुछ क्यों जेड है, बढ़िया बात है। आगे कुछ पॉइंट कहते हैं कुछ जेड टी है कुछ जेड टी है, कुछ जेड टी है, तो टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आरेख बना वो कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बना, और हम लोगों का निष्कर्ष है कुछ टी पी है। यहाँ से देखो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कैसे, कुछ टी पी है, टी वाला सर्किल है यहाँ पर, पी वाला सर्किल है यहाँ पर, इनके बीच में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए ये बात पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा, कुछ पी जेड है, कुछ पी जेड है, पी वाला सर्किल यहाँ पर है, जेड वाला सर्किल यहाँ पर, यह बात गलती है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। आगे पॉइंट कहता है कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं है। देखो टी वाला सर्किल यहाँ पे है, जेड वाला सर्किल यहाँ पर है, तो देखो टी का इतना हिस्सा जो है वो जेड है, चाहे तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, जेड का इतना हिस्सा क्या है, टी है। ठीक है, हम लोगों से जो क्वेश्चन है कोई टी जेड नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलती बता रहा है, क्योंकि कुछ टी जेड है या कुछ जेड टी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है भाग, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, यही हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जहाँ भी ए है, ए के जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, बी के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। क्वेश्चन ने बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए का मतलब है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है क्या, डी का अर्थ है भाग। क्वेश्चन ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब तुम इनको सॉल्व करो, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना, डी का अर्थ है भागा। तो यहाँ से ये जो समीकरण बनेगा इसको ही हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है, 20 है तो 20 रहेगा। उसके बाद है बी के जगह पे लेंगे माइनस 30, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद में ए है तो ए के जगह पे प्लस हो जाएगा 15 के बाद में सी है, सी के जगह पे हो जाएगा गुना 20 और डी के जगह पे क्या है भागा, तो भाग लेंगे। ठीक है, अब हम इनको बोर्डमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोर्डमास के तरीका क्या कहता है, सबसे पहले भागा का काम होगा, उसके बाद गुना का, तब प्लस और तब माइनस। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, तो भाग का काम यहाँ से करेंगे हम लोग। तो ये देखो 20 ऐसे ही ठीक है, माइनस 30 ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस ऐसे ही ठीक है। अब देखो 20 को जब हम 5 से भागा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। अच्छा, अब हम गुना का काम करेंगे,
यहाँ देखो ये 20 ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का 30 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ देखो बीच में प्लस रहेगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को जोड़कर माइनस घटाएंगे तो 60 प्लस का है 20 प्लस का है, ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा प्लस का। अब माइनस का 30 पहले से ही है तो 80 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, तो 50 बचेगा। इसका राइट आंसर 50 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन की समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति को पूरा कीजिए। हमारे पास एक आकृति दिया गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह पर क्या आएगा यही बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे बनेगा। देखो एक लाइन यहाँ पर देखो, हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले एक सर्किल ऐसे आएगा, ठीक है, उसके बाद एक सर्किल आएगा ऐसे, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से एक लाइन आएगा, यहाँ पर इसका बिंदु बनेगा, ठीक है। उसके बाद और कोई एरो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन सा एरो बनेगा, देखो एक एरो यहाँ पर बन गया और एक एरो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कितना एरो बनेंगे, 2 एरो बनेंगे। कौन कौन से, एक लाइन ऐसे आएगा, उसके बाद एक लाइन आएगा यहाँ पर, उसके बाद एक और लाइन आ जाएगा, 2 लाइन, यहाँ पर एक पूरा बिंदु बना देगा, यहाँ पर थोड़ा सा बना के, यहाँ से थोड़ा से बना के एक और बनाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 सर्किल और एक छोटा छोटा आधा जो भाग है ना, ऐसा बनेगा, ठीक है। एक बीच में एक लाइन वाला बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पर तो बिंदु देवे नहीं किया है, इसीलिए बी गलती है। तो बच्चा क्या, ऑप्शन ए यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। देखो जो ये आकृति दी गई है, ये कौन सी उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, हम लोगों को बताना है, यानी कि कौन सी आकृति में छिपा हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा आकृति कहाँ बनाया गया है। तो देखो ऐसा आकृति ऑप्शन सी में बनाया गया है। कैसे, देखेंगे ध्यान से, ऐसे आया है, ऐसे आया है, उसके बाद ऐसे आया है, ऐसे आया है, फिर ऐसे आकर ऐसे हो गया। देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं भाई, देख रहे हैं कि नहीं, फिर से देखो, एक लाइन ऐसे आया, हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन सी में कहाँ पर छिपा है। देखो ऐसे आया, ठीक है, उसके बाद ऐसे आया, ठीक है, चाहे तुम यहाँ पर छोटा ही ले लो, एक छोटा सिंबल नहीं ले लो, छोटा ले लो, यहाँ से आया ऐसे, ऐसे आया, उसके बाद ऐसे आया, उसके बाद ऐसे आकर ऐसे गया। देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में छिपा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 21 का जिस प्रकार रिलेशन 445 के साथ में वही रिलेशन 24 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा बताना है। सबसे पहले देखेंगे 21 से 441 हम लोग कैसे बना सकते हैं, 21 से 445 हम लोग कैसे बना सकते हैं, और यहाँ पर उसी प्रकार 24 से क्वेश्चन मार्क हम लोगों को बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 21 से हम लोग 445 बनाने के लिए क्या करना होगा। देखो ध्यान से, 21 से 445 करने के लिए जो 21 है ना, इनका हम लोग करेंगे स्क्वायर, आप प्लस इसमें करना होगा 4। जानते हैं क्या है, 21 का स्क्वायर होता है 441 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 445। अपने मन से प्लस 4 किए हैं, उसी प्रकार 24 से बना देंगे क्वेश्चन मार्क को, बना देंगे कि नहीं, बिल्कुल। 24 का करेंगे हम लोग स्क्वायर और उसमें हम लोग कर देंगे प्लस का 4, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब प्लस 4 इसमें कर देंगे, तो प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 580। और 580 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही हम लोगों को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये मैट्रिक्स जो है 3x3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या आएगा, चलेंगे यहाँ देखेंगे। ए के बाद में क्या आया, बी आया है, बी के बाद में क्या आया है, सी आया है। यहाँ देखिए
और ए के साथ में जेड है, बी के साथ में वाई है, सी के साथ में एक्स है। इसका मतलब ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, यानी ए बी सी। ये लेटर को लिखकर इनका जो भी अपोजिट लेटर होते हैं उनको संगे संगे लिख दिया गया है। ए आया है, ए के बाद बी आया है, बी के बाद में सी आया है, देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं डी है, डी के बाद में ई है, ई के बाद में एफ है ना। डी के उल्टे डब्लू, ई का उल्टा भी, एफ का उल्टा यू। ये बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ देखो जी से, जी के बाद में क्या आ जाएगा, जी के बाद में क्या आ जाएगा, ए के बाद में है बी, बी के बाद में आया है सी, एक एक बढ़ा दिया है। यहाँ डी के बाद में आया है ई, ई के बाद में आया है एफ। उसी प्रकार यहाँ जी के बाद में क्या आ जाएगा एच, एच के बाद में क्या आ गया है आई आ गया। अच्छा, एच का उल्टा बता देना है, एच का विपरीत अक्षर, तो एच का उल्टा होता है एस, तो यहाँ पर हो जाएगा एच और एस। एच और एस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अच्छा, अपोजिट लेटर आप लोगों को निकालने के लिए हम बता दें, जैसे एच का विपरीत निकालना है ना, यानी दुनिया के कोई भी लेटर अगर हो ना, अपोजिट लेटर निकालना हो तो क्या करना, 27 में से उसको घटा देना, ठीक है। 27, एच का स्थान कितना होता है, 8 होता है। 27 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19वें नंबर पे जो एस लेटर होता है एस होता है, तो इसका मतलब एच का अपोजिट एस, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। सबसे पहले देखेंगे, आपको एक बेसिक हम त्रिभुज काउंट करने का तरीका बता रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा कहीं भी बेसिक आकृति दिखे तो इसमें हम लोग टोटल त्रिभुज काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और जो भी 12 नंबर आया है 4 ना, इनका हम लोग कर देंगे डबल, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। तो इस वाले आकृति में टोटल 8 त्रिभुज आता है। तो इसमें देखो, जहाँ जहाँ बेसिक आकृति बना हुआ है, जहाँ जहाँ बेसिक आकृति बना हुआ है उसमें तुम्हें त्रिभुज पहले काउंट कर लो। देखो, तो यहाँ पर अब हम छोटे छोटे को सबको भूल जाओ। एक देखो, एक 12 त्रिभुज, 12 चतुर्भुज है, और यहाँ पर इस तरह है ना, इस तरह है, इसमें टोटल कितना हो जाएगा, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएगा, बिल्कुल 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो, अभी छोटा में देखो, छोटा में भी 8 हो जाएगा, 8 यहाँ से हो जाएगा, 8 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग प्लस का 16 कर सकते हैं। और देखो, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई, एक ई बना है, एक ई बना है, 2 त्रिभुज ऊपर से आ गया और 2 त्रिभुज नीचे से भी आ जाएगा, तो 4 त्रिभुज और इसमें जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 16 4 20 8 28। और त्रिभुज देखो कहाँ कहाँ से है, एगो ई कोना वाला, एगो ई कोना वाला, एगो ई कोना वाला, एगो ई कोना वाला, तो 4 गो यहाँ से भी आ जाएगा। अब ऐड कर दो, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 4 28, 28 4 कितना 32। तो इसमें टोटल 32 त्रिभुज है मेरे दोस्त, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।